Hello everyone. Today I am going to discuss with you the preliminary exam of civil judge uh, of state मध्य प्रदेश. एक्चुअली मध्य प्रदेश में जो भी आपके एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से देखो इसको. ये इनकी ऑफिशियल साइट से ही मैंने डाउनलोड किया है, तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या होता है. So now, without wasting any time, first question is your कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार एवं कतिपय मामलों में सजा को समाप्त करने का, निलंबित करने या कम करने का अधिकार होता है. मतलब पार्डनिंग पावर जो है वो किसमें है. तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, आ, ये आपका सिंपली है कि आ, जो आपकी डायरेक्ट जो क्वेश्चन होता है उस तरीके से कि आप सीधे डायरेक्ट लैंग्वेज याद करिए और आपका जो है वहां से हो जाएगा. और एमपी की जो तैयारी कर रहा है, लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है डायरेक्ट से जाते हैं. तो आर्टिकल 72 इज योर करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु डिसाइड अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन. अगर राष्ट्रपति की इलेक्शन का कोई अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसको कौन करता है, तो ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य बाबत प्रावधान अंत हुआ है. बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंसर्टेड. मतलब ये जो आपकी जो 42nd अमेंडमेंट थी, जो ये 42nd अमेंडमेंट थी आपकी 1976 में जो हुई थी, उसमें जो है वो इंसर्टेड किया गया था. ठीक है. ये किसके टाइम पे हुई थी? इंदिरा गांधी के टाइम. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संविधान अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा जारी होने पर राष्ट्रपति के मूल अधिकारी को निलंबित करने की शक्ति है, सिवाय उन अधिकारियों को जिन्हें, मतलब जब आपकी इमरजेंसी लग जाती है प्रोक्लामेशन, तो कौन से अधिकार जो जो सस्पेंड नहीं होते. तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये कौन कौन से हैं आपके? एक तो है आपका राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, और दूसरा है आपका जैसे डबल जी पार्टी वगैरह, जो ये सेक्शन 20 आर्टिकल 20 में है. नाउ the fifth question, Constitution of India, when two House of the Parliament differ regarding a bill, deadlock is resolved by. मतलब जब कोई विधेयक को लेकर दोनों इसमें डिफरेंट, दोनों हाउसेज में अगर डिफरेंस आ जाए, मतभेद आ जाए, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसको जो है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द हाउस की जाती है. नाउ ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? किसको होती है पावर ज्वाइंट सेशन बुलाने की? प्रेसिडेंट को. When the two हाउस ऑफ द पार्लियामेंट डिफर, ये करते भारत का निम्न में से कौन सा प्रकरण संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है. ठीक है. इन मतलब कौन सा केस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, विच केस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. देखिए, ये जो आपके सारे के सारे, ये देखिए शंकरी प्रसाद बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं ये सारे केस. बट जो मेनका गांधी जो है, ये किससे रिलेटेड है? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द केस रिलेटेड विद द रिजर्वेशन. ठीक है. नाउ भारत का संविधान माल और सेवा कर परिषद की उसकी बैठक की गणपूर्ति परिषद के कुल सदस्यों के डैश सदस्यों को मिली होगी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गुड्स एंड जीएसटी सेल कॉन्स्टिट्यूट था कोरम एज इट मीटिंग. इसमें जो है देखिए हाफ होना चाहिए. हाफ इज योर करेक्ट आंसर. नाउ अगला जो है आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अ डिफेक्शन वुड नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ merger if not less than dash of the member of the legislative party concerned have agreed to such merger. दल परिवर्तन के आधार पर जब संबंधित विधान दल के कम से कम डैश सदस्य विलय के लिए सहमत हो जाएं. देखिए, तो इसमें जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ये कब, जब आपके जो है उस पार्टी के 2/3 आदमी जो है दूसरी पार्टी में मिल जाए, तो वो बात जो है आपकी ठीक मानी जाती है. उसको जो एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
कि द स्टेटमेंट बट व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली रिलेट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ, ये देखिए ये तो आपको जो कलरेबल लेजिस्लेशन है उसके बारे में बात करता है, क्लैरिटी के बारे में बात करता है। ये हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके कितने शेड्यूल हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 की 12 अनुसूचियां, जिनमें से कुछ अनुसूचियां जैसे 8, 10, 11, 12 क्यों ऐड हुई, कब ऐड हुई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ सिविल प्रोसीजर कोड, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज laid down the law relating to alternative dispute resolution process। ईडीआर जो है ये कब से स्टार्ट है, मतलब प्रोसीजर इन द केस ऑफ ये एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस चेरन वेकरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज योर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, an appeal under order 43 of the code of civil procedure shall lie from which of the following order। तो मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील में से किस आदेश के विरुद्ध होती है? ये आपके इसमें देखिए, द ऑर्डर रूल 9 ऑफ द ऑर्डर 22 रूल 9 जो है, अबैटमेंट ऑफ द सूट, रिफ्यूजिंग टू सेटिस्फाई द अबैटमेंट ऑफ अ डिसमिसल ऑफ सूट, ये आपका ये करेक्ट आंसर। एन अपील अंडर ऑर्डर 43 of the code of civil procedure shall lie from which of the following order। देखिए, ये जो है अपीलेबल ऑर्डर की बात करें, जो ऑर्डर जो है जो अपीलेबल है, और यही और जो ऑर्डर 43 है बेसिकली उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि इसमें वो चीजें रखी गई हैं, वो ऑर्डर रखे गए जो अपीलेबल है। उसके अलावा जो ऑर्डर जो है जो इसमें नहीं रखेंगे, दे आर नॉट अपीलेबल। ठीक है। A decree against a government of India or a state government shall not execute unless it remain unspecified। कोई भी जो डिक्री है आपकी, डिक्री अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंडिया, अगर वो सरकार के खिलाफ है या चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, तो तब तक जो है उसको एग्जीक्यूशन में नहीं डालना चाहिए, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए उसकी, जब तक कि 3 महीने ना हो जाए। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज योर 3 मंथ। द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 2, कि ये जो होता है ना फर्स्ट हियरिंग में, जो हम ऑर्डर 10 में जब फर्स्ट हियरिंग की बात करते हैं तो उसमें क्यों करता है कोर्ट जो है क्वेश्चनिंग, ओरल एग्जामिनेशन पार्ट पूछता है कि भाई बताओ अपने केस के बारे में, ताकि जो है वो उस मैटर को क्लियरली इल्यूसिडेट कर लिए, और जो कंट्रोवर्सी है जो सूट में उसको जो है सॉल्व, मतलब वो जो पता लगे कि व्हाट आर द कंट्रोवर्सी, कि उन दोनों के बीच में क्या विवाद है। नाउ एक पक्षीय डिग्री मतलब एक्स पार्टी डिग्री जो है वो कहाँ पे है, सब जानते हैं। ऑर्डर 9 आदेश 9 नियम 13 में जो है आपकी एक्स पार्टी डिग्री है। अंडर सेक्शन 13 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड अ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड। तो देखिए कॉम्पिटेंसी, अगर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, वहां पे फ्रॉड से ऑब्टेन्ड है, या सस्टेनिंग क्लेम फाउंडेड, अगर कोई ऐसा मतलब वो जो जजमेंट पास हुई है वो उस कानून के तहत हुई जो कि इंडिया में इंडिया जो भारत का जो कानून है उसका जो है वो विरोध करता हो, मतलब ब्रीच करता हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज योर ऑल ऑफ दिस। नाउ सिविल प्रक्रिया संहिता जवाब दावा में विनिर्दिष्ट प्रत्याख्यान किया जाना, मतलब द स्पेसिफिक डिनाइल कहाँ पे है? तो देखिए स्पेसिफिक डिनाइल जो ऑर्डर 8 में जाएगा। तो ऑर्डर 8 का जो है देखिए जो रूल 3 एंड 5 जो है वो जो है आपका स्पेसिफिक डिनाइल के बारे में बात करता है, क्योंकि ऑर्डर 8 रूल 6 जो है आपका सेट ऑफ है। ऑर्डर 8 रूल 6 ए टू जी आपका काउंटर क्लेम है। नाउ द कोर्ट कैन इश्यू अ कमीशन फॉर अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। देखिए ऑर्डर 26 जो है आपका, ये ऑर्डर 26 जो है आपका, ये सारे आपके जितने भी कमीशन है, जैसे ऑर्डर 26 रूल 1 to 8, ऑर्डर 26 रूल 9, 10, जिसमें आपकी जैसे स्पॉट इन्वेस्टिगेशन करनी है, साइंटिफिक आई आपकी, या पार्टीशन करनी है कहीं पे प्रॉपर्टी की, तो सारा ऑर्डर 26 में आता है। और ऑर्डर 10A जो है आपका साइंटिफिक जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है, और इसलिए करेक्ट आंसर आपका ये है। ठीक है। नाउ
अंडर विच प्रोविजन ऑफ अ सिविल प्रोसीजर कोड एंड ऑर्डर ऑफ अ टेम्परेरी इंजेक्शन आपके जो है जो बोलते हैं आदेश प्रभाव मुक्त, ये कहाँ पे है अस्थाई। तो आपको पता है ऑर्डर 39 रूल 4। नाउ अगला क्वेश्चन है आपका कि किसके पास अधिकार है एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कि वो जो 152 में जो एप्लीकेशन लगती है अगर आपकी कोई जजमेंट में कोई त्रुटि रह गई है उस त्रुटि को ठीक करने के लिए, तो कोई भी पार्टी जा सकती है। ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ गार्डियन एड लिटम। तो ये सिर्फ उसके लिए होता है जो माइनर डिफेंडेंट हो, क्योंकि माइनर प्लेंटिफ के लिए क्या होता है आपका नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन, नेक्स्ट फ्रेंड सॉरी, गार्डियन ही नेक्स्ट फ्रेंड। अगर कोई सूट जो है आपका ऑर्डर 9 कोई आपका केस जो है आपका ऑर्डर 9 रूल 3 2 में डिसमिस 2-3 में डिसमिस हुआ है, तो उसमें ये करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? तो देखिए उसमें करेक्ट ऑप्शन ये है कि जब ये डिसमिस होता है तो कोई भी पार्टी जो है वो मतलब उसमें जो नया केस जो है उसमें लगता है सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन, मतलब उसमें जो है प्रिक्लूड नहीं होता है प्लेंटिफ कि उसी कॉज ऑफ एक्शन में वो दूसरा केस ना करे। मतलब प्लेंटिफ जो है वो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दूसरा केस जो है वाद विवाद ला सकता है, क्योंकि सिचुएशन जो डिफर करती है जब जो है ऑर्डर 9 रूल 7 में ऑर्डर 9 रूल 8 में आपका बात आती है। At the stage of the evidence, counsel of a plaintiff filed an application for adjournment, which was rejected, and the suit was dismissed for a want of evidence. Plaintiff has a remedy to file. मतलब साक्ष्य के स्टेज में जो है सूट डिसमिस हो गया, तो फिर अब उसके पास क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ एडजर्नमेंट विच वाज रिजेक्टेड एंड द सूट वाज डिसमिस, तो वो जो है उसको क्या कर सकता है? रिस्टोर। इसकी मैं बात कर रहा था ऑर्डर 9 रूल 8। अगर वो देखो रिस्टोर नहीं करवाया उसने, तो वो जो है लिमिटेशन से लगा के वो कुछ टाइम के बाद जो है लिमिटेशन पीरियड ओवर होने के बाद वो जो है उसको प्रिक्लूड कर दिया जाएगा नया सूट फाइल करने के लिए उसी कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा, in execution proceeding before a trial court, a person filed application under Order 21 Rule 97 CPC on a ground that he was bona fide purchaser of the suit property. His objection, देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि 21 तानों के अंदर कोई जो है प्रॉपर्टी का निष्पादन हो मतलब हो रहा है, तो अवैध बात करते भूमिका स्वामी क्रेता है, तो वो जो है is not maintainable because his dependence prohibits a party from dealing with the property. Now, legal provision for restoring to a party on the modification, variation, or a reversal of a decree what has been lost to him in execution of a decree or a indirect consequence of a decree is, ये देखिए ये बात करता है, मैं आपको जनरल सी जो बोलते हैं ना रेस्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। ये अगर आपने जैसे ट्रायल कोर्ट में आपने केस लॉस किया और सेशन में जीत गए, तो आपकी दूसरी पार्टी ने अगर उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ छेड़छाड़ या कुछ भी किया हो या कोई नेचर में बदलाव लाया हो, तो उसको उसी नेचर में रिस्टोर करने के लिए आप जो है 144 जिसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, if the tenancy of a immovable property is a monthly, then in order to terminate the lease of it, a notice of a which period shall be given. तो अगर जो है पट्टे पे है और अवधि मासिक को महीने टू महीना हो रही है, मंथ टू मंथ हो रही है, तो आपको जो है उसको रिवोक करने के लिए उसको अवधि को मतलब टर्मिनेट करने के लिए 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है। करेक्ट आंसर इज 15 डेज। जब when two person mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing or both things being money, only the transfer is called। ठीक है, ये देखिए आपका विनिमय होता है, एक्सचेंज जिसे बोलते हैं यहाँ। करेक्ट आंसर इज योर डी, फोर्थ नंबर। some under the transfer property, what property may be transferred, देखिए
एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर विच इज नॉट बार्ड बाय लॉ। वेरी सिंपल, बिल्कुल फर्स्ट इसमें लिखा होता है कि प्रॉपर्टी कौन सी ट्रांसफर की जा सकती है जो कि बार्ड बाय लॉ नहीं है। ठीक है, ए सेल्स हिज हाउस टू बी विद द कंडीशन दैट वी कैन नॉट ट्रांसफर हिज हाउस टू एनीवन एक्सेप्ट सी। देखिए ये वैलिड है बट कंडीशन इज वॉइड। ट्रांसफर इज वैलिड बट कंडीशन इज वॉइड। कंडीशन वॉइड इसलिए है क्योंकि जो जब प्रॉपर्टी सेल हो जाती है तो उसको एब्सोल्युटली वो ट्रांसफर होती है, मतलब पूरी तरह से उसका इंजॉयमेंट के लिए कर्टेलमेंट नहीं होती है राइट्स की। मतलब उसका जो इंजॉय का राइट है वो जो है कोई भी बेचने वाला उस पर रोक नहीं लगा सकता है। Transfer of a property. A makes a gift of rupees 80,000 to B, but A reserve right with B's consent to take back at a pleasure of 30,000। ए ने जो बी को बोला 80,000 रुपए दे रहा हूँ मैं तेरे को गिफ्ट, और 30,000 का जो है मेरी मर्जी से जब मर्जी तो मैं वापस ले सकता हूँ। तो जो जो आपका गिफ्ट है 50,000 का सिर्फ वही वैलिड है। ठीक है, अब सब्रोगेशन जो है वो किस सेक्शन से रिलेटेड है? एवरीबॉडी इज नो 92। और in which transaction no interest in the property is created। तो ये है आपका लाइसेंस में, क्योंकि इसमें सिर्फ लाइसेंस दिया जाता है, इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी का नहीं दिया जाता है। मीन टू से नॉट एक पर्टिकुलर मतलब जिसे बोलते हैं कि जैसे पोजेशन डिलीवरी नहीं होती है इसमें, लाइक लीज। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। देखिए अगेंस्ट एक्सेप्टर ये बहुत टेक्निकल है, इसके ऊपर तो एक पूरी वीडियो बन सकती है। तो सो प्लीज अगर आप चाहते हो कि आई मेक अ वीडियो, प्लीज कमेंट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जैसे ही वो जिसने प्रपोज किया है उसकी नॉलेज में आएगी तो वो जो है बाउंड हो जाएगा। और जो एक्सेप्टर है उसके लिए कब वो बाउंड हो जाएगा? जब से उसने जो है वो पोस्ट की है। तो ये बड़ा टेक्निकल सा है, तो प्लीज इफ यू वांट कि आई मेक अ वीडियो देन प्लीज कमेंट ऑन इनबॉक्स। टू पार्टीज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में उनको रियलाइज हुआ कि जो है ये जो इंडिया में नहीं होता है, तो दिस मेक्स देयर कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है वॉइड हो जाता है। ठीक है, नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड अल्टरनेटिव प्रॉमिस ऑन वन ब्रीच ऑफ विच इज लीगल एंड द अदर इज लीगल। तो आपका जो लीगल ब्रांच है ऑफ अल्टरनेटिव प्रॉमिस कैन बी इन्फोर्स्ड और इलीगल के लिए वॉइड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड। देखिए कमर्शियल हार्डशिप के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इसमें बड़ा बेस्ट सा एग्जांपल है कि जब आप जैसे किसी ने अकाल के टाइम पे बैंक से जो है किसी ने लोन लिया और उन्होंने बड़ी हाई रेट में दिया, ठीक है, तो वो बाद में ये बोले कि कमर्शियल हार्डशिप की वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो गया। नहीं, करेक्ट आंसर इज योर बाय कमर्शियल हार्डशिप। अच्छा, सेक्शन 62 ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेट टू एवरीबॉडी नो नोवेशन। इनोवेशन, अब आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को जो दोबारा से नए तरीके से कर रहे हो। अब इसमें ए एग्रीज टू सेल टू बी अ स्पेसिफिक कार्गो ऑफ अ गुड सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे। ए ने जो बी से कुछ खरीदा मान लो और वो इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहा है। टर्न्स आउट दैट बिफोर दैट दे बार्गेन द शिप, और जिस दिन जो है वो आपस में उन्होंने मतलब बार्गेन करना था वो जो है शिप कहीं पे डूब गया या मतलब कहीं और चला गया, पता नहीं रहा उसका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो उनके बीच में एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वॉइड। नाउ which of these precedent is related with the doctrine of frustration? ये तो बड़ा फेमस केस है, सत्यव्रत वर्सेस घोष वर्सेस मांगेराम। इफ अ माइनर इज सप्लाइड विद नेसेसरी, तो देखिए माइनर कभी भी लायबल नहीं होता है, पर जो उसकी स्टेट है ना वो लायबल होती है, तो इसलिए माइनर स्टेट प्रॉपर्टी इज लायबल। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 41। in a suit for injunction under section 40 of the SRA, damages जो है आपकी can be awarded either in addition to or in a substitution for the injunction। ठीक है, under the specific relief act 1963 power of the court to engage expert is provided। ये आपकी रिसेंट जो अमेंडमेंट्स जो हुई हैं उसके बाद जो ये क्वेश्चन बना है 14A। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो नई अमेंडमेंट जो आई है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इफ अ पर्सन इज आई विल मेक अ ओन वीडियो आल्सो
So please go through my channel. If a person is a dispossessed from a immovable property, किसी को जो है immovable property से dispossess किया गया अचल संपत्ति से, तो उसका दावा लाना होगा उसको कितना, within 6 month. अब under section 20C of a specific relief act for a disposal of a suit, maximum period for, देखिए ये भी रिसेंट अमेंडमेंट का क्वेश्चन है 20C, तो वो जो है आपका 18 मंथ है, ठीक है। 1 महीने 1 साल तक उनको जो है टाइम पीरियड देके रखा हुआ है, पर 6 महीने वो एक्सटेंड कर सकते हैं, बट बाय द रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन की वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इट्स अ कोर्ट को लिखना पड़ेगा, रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। Plaintiff has filed a suit for only declaration of a title, though he is not in possession. The suit is barred under which provision? देखिए इसमें जो है प्लेंटिफ ने केस करके रखा हुआ है कि जो है ये जो है इसमें जो है मैं ओनर हूं, पर जो है पोजेशन उसके पास है नहीं, तो सेक्शन 34 में आपका सूट मेंटेनेबल नहीं होता है, ठीक है। अब आ गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो आपका वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज द आर्टिकल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, उस वो जो है इंस्ट्रूमेंट जो है आपका कोर्ट जो है रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। रेक्टिफिकेशन कहाँ पे देके रखी है आपकी 27 में, स्पेसिफिक रिलीफ है। नाउ द लिमिटेशन, देखिए एनी अदर एप्लीकेशन फॉर विद द लिमिटेशन, अगर कहीं पे भी देखो लिमिटेशन पीरियड नहीं देके रखा है तो उसका देखिए ये सो मेनी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 ईयर, कहीं भी किसी अगर एप्लीकेशन में लिमिटेशन नहीं दिख रही तो उसको 3 ईयर मान लो। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू सूट, क्योंकि किसको अप्लाई होता है, अप्लाई एप्लीकेशंस, और in computing the period of a limitation for any suit, appeal or application that they shall be excluded on which, ये सारे के सारे आएंगे, क्योंकि limitation period is be computed, judgment has been pronounced, the time requisite for obtaining a copy for the judgment, all of these. For the purpose of this act, in the proper the suit shall be deemed to issue on, जिस दिन से उसने एप्लीकेशन बनाई है कि मेरे को जो है पॉपर की तरह, पॉपर हो गया आप मान लीजिए गरीब आदमी, बहुत ही गरीब आदमी, इंडिजेंट पर्सन, करेक्ट ऑप्शन इज योर नंबर 1। नाउ देखिए ये आपके एमपी के आगे, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, इसका देखिए अमाउंट रेंट, और एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट इन अ केस ऑफ अ कंपोजिट टेनेंसी ऑफ रेजिडेंशियल, ये सारे आपके एमपी के हैं। ये these all are the direct question, so you can go through. If you need a PDF, then please tell me. Now, Evidence Act के questions हैं। Fact which though not in a issue are so connected with the fact in issue as to form a part of the same transaction whether they occurred at the same time। ये जो बात कर रहा है आपका, ये बात कर रहा है आपका सेक्शन 11 के बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो ये रेलेवेंट होता है प्ली ऑफ एलिबाई, इससे बोला इसको प्ली ऑफ प्ली ऑफ एलिबी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और जो आपका सेक्शन 11 है एविडेंस एक्ट का, उसमें इसके बारे में दे के रखा हुआ है। नाउ FIR इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, इट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग ट्रायल। सही बात है, किस पर्पस के लिए, कॉर्पोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट। 147, 157, 145 एविडेंस एक्ट। नाउ द ओपिनियन, इसके एफआईआर के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डिटेल करनी हो तो आई मेड अ डिटेल वीडियो की what are the purpose of the FIR, why it is recorded, what is the evidentiary value, if FIR is not recorded by the police, what is the alternate, क्या मिलता है उनको। The opinion of expert may be obtained under the section 45 of the तो ये देखिए इसमें ये साइंस, आर्ट, फिंगर लॉ, फिंगर इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग, करेक्ट ऑप्शन इज योर 4। इसमें जो ये जो है
अ, हम्म, ये देखिए लॉ, इस लॉ में इंडियन लॉ भी आ गया ना, तो उसमें तो नहीं। यहाँ भी देखिए लॉ, यहाँ भी देखिए लॉ, इसलिए ये तीन ऑप्शन गलत हैं। Indian evidence, what the language used in a document is on its face ambiguous or defective of the fact which should show its meaning or supply. मतलब अगर कोई दस्तावेज ऐसा है जिसमें कि उसकी भाषा संदिग्धपूर्ण या त्रुटिपूर्ण है, तो उसके ऊपर जो है और उनको दर्शित मतलब सामने दिखती है, इसको बोलते हैं ना पेटेंट एम्बिग्विटी। सेक्शन 93 के आगे जो है इसके बारे में बात होती है, तो एविडेंस जो है मे नॉट बी गिवन। नाउ एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल आर प्रोवाइडेड इन, देखिए ये आपका जैसे डाइंग डिक्लेरेशन आ गई 32 एंड 33। Which section of the Indian Evidence Act provide that the evidence shall be weighed not counted? 134, इसमें ये बोला गया है ऐसा नहीं कि खूब सारे एविडेंस लाए, नो, करेक्ट एविडेंस चाहिए उसके रिगार्डिंग। By judge is empowered in order to discover, obtain a proper proof of relevant and ask any question। देखिए ये 165 की पावर है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। इसमें कोर्ट जो है किसी भी पार्टी से कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। मतलब ये जो यू आर द पीपल हु विल बिकम अ जज, तो ये याद रखना कि आपके पास पावर है, आप कभी भी इवन आफ्टर द कंक्लूडिंग ऑफ द आर्गुमेंट्स आप जो है पार्टी से कुछ भी पूछ सकते हो। दिस इज द पावर एट एनी टाइम, दिस इज द रेलेवेंट थिंग। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट मुंबई ऑन अ सर्टेन डे, द फैक्ट ऑन दैट डे ही वाज एट चेन्नई इज द रेलेवेंट अंडर। देखिए ये प्ली ऑफ एलिबाई की बात कर रहा है जो अभी हमने डिस्कस की, तो सेक्शन 11। In which of the following case did the Supreme Court hold the compelling a person to give the specimen writing will not amount to a 23? मतलब अपने खिलाफ जो है वो एविडेंस नहीं माना जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथिकल्लू। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 70, इंडियन एविडेंस एक्ट अननोन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर 164, इसका क्या पर्पज रहता है? इसका इतना सा पर्पज है कि सारभूत साक्ष्य नहीं है, ये जो है सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होते हैं। ठीक है। Now, A prosecute B for stealing a cow from him. B is convicted. A and afterwards C for the cow which B has sold to him before his conviction. What will be the importance of the judgment? ये जो है आपकी सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है illustrations है, तो करेक्ट आंसर इज योर 2। Statement of a relevant fact by a person who is dead or cannot be found is a relevant as well as civil as well as criminal. Now, question number 75. Which of the following could be proved as a dying declaration after the death of a person? तो FIR भी देखिए एज ए डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट हो सकती है, 161 भी रेलेवेंट है और डाइंग डिक्लेरेशन आ जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन, क्योंकि इनको जो है क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन डिसीज रिकॉर्ड इवन दो दे आर अ वीक एविडेंस बट they are proved as a dying declaration. Statement of the person, this is recorded by the executive manager. All of these is the correct answer. Now, इंडियन पिनल भारतीय दंड संहिता से कुछ क्वेश्चन है कि एक ए ने बी सी को मारा और थिंकिंग की सी जो है वो बी है, तो क्या होगा? मतलब मैं ए को मारना चाहता था और मार दिया मैंने बी को, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो आपको पता है जो अटेम्प्ट टू मर्डर लगता है इसमें, क्योंकि ये भी मर्डर की डेफिनेशन में पूरा आता है। ट्रांसफर ऑफ मैलिस प्रोसिक्यूशंस, मेरे हिसाब से यहाँ कंफ्यूजन है। करेक्ट आंसर इज सी, ये यहाँ 1 आना चाहिए। चलिए, a police officer detain a person in the lockup despite production of a bail order। तो देखिए अगर पुलिस ने अगर बेल हो गई है फिर भी जो है उसको लॉकअप में रखा, तो पुलिस जो है
रोंगफुल कन्फाइनमेंट का अपराध करती है। Jet is a carried off by a tiger. If fires at the tiger, knowing it to be likely that the shoot may kill Jet, but not intending to kill Jet. In a good faith, intending Jet benefit is a bullet gives Jet a more. देखिए जेट को जो है शेर लेके जा रहा था, बाघ उठा के लेके जा रहा था और उसने जो उसको बचाने के लिए गोली मारी, पता है कि उसको भी लग सकती, तो है ये कमिटेड नो ऑफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन अ गुड फेथ। अच्छा, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस हैज बीन डिफाइंड इन 192। झूठी गवाही देना जैसे एविडेंस पे 191 और उनकी पनिशमेंट दे के रखी है 193 में, पर यहाँ पे फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस की बात हो रही है तो 192 आएगा। विच इज द फॉलोइंग इज अ नॉट इज ऑफेंस? सुसाइड इज अ नो मोर ऑफेंस। ए इंस्टिगेट, बी को इंस्टिगेट किया उसने कि टू बर्न जेड हाउस, बी सेट्स, बी ने उसी तरह जो है उसके घर में आग लगा दी एंड सेम टाइम कमिट वहां पे चोरी भी की, तो ए किसके लिए? ए सिर्फ लाइबल होगा जितनी उसकी अबेटमेंट है, मतलब बर्निंग द हाउस। सेक्शन 10789 में ये बातें हैं। बीच ऑफेंस डज नॉट रिक्वायर अ मिनिमम फोर, तो ये फ्रेम में सिर्फ 2 आदमी चाहिए। Which one of these is not a mode of abatement under the Indian Penal Code? देखिए, adding instigation or a conspiracy, these all are the mode of the uh, abatement, but attempt is not. Attempt is your separate thing under section 511 IPC. Now voyeurism is a punishable. These are a direct question 354C. A sends a mobile phone to his friend, though his servant B. Through his servant B, the servant took the phone at his house and used it. अब देखिए, ए ने कुछ नहीं अपने नौकर को बोला जा तू मेरे इसको मेरे दोस्त के घर में फोन दिया, उसने क्या उस फोन को लिया अपने यूज कर लिया, तो वो क्या कर रहा है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के सो मेनी क्वेश्चन आई हैव सीन इन अ वेरियस एग्जाम 403, तो प्लीज go through the criminal misappropriation of the property under section 403. Jet, the doorkeeper of Y, is a standing Y's doorway. A commits house trespass by entering the house, having deterred Jet from opposing him by threatening to beat him. A has committed house breaking. अगर ये नाइट में होता तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो जाना था। Which section will be attacked in a public servant commit a rape? देखिए अब ये जो नई अमेंडमेंट्स आई हुई हैं, these all are the new criminal amendment 2018, so ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो so I already told you and in a previous video and again this video कि जो आपका रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं और पुरानी जो लैंडमार्क सेगमेंट है उनको क्लब बना लो एक अलग से 376 2B। Now can a person commit a breach of a trust for his own property? Yes, बिल्कुल। In which case Honorable Supreme Court has directed to pay a minimum compensation of 3 lakh to the per AC act. ये आपका लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब तो इसमें मूवी भी बन गई, everybody know. Now the offense of a section 361 is a basically against ये आपका lawful guardian. The court, after the commencement of the prosecution evidence, allow the assistant public prosecutor to withdraw the prosecution. The accused shall be, इसमें जो है आपका acquittal होता है 321. There shall be no appeal by convicted in the following. तो ये where a magistrate of the first class passes only sentence, ये आपकी लिमिट देख के रखी है कि कब जो है आपकी अपील नहीं हो सकती। देखिए जब वो 100 रुपीज का फाइन करता है, ठीक है, और जब कोर्ट ऑफ सेशन जो है सिर्फ 3 महीने की क्या करती है, जेल करती है, और हाई कोर्ट जो है आपका 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट करती है, इन केसों में आगे अपील नहीं होती है। तो ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें। इफ द पर्सन हु इज अ कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड ऑफेंसेस इज डेड, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, करेक्ट ऑप्शन इज योर 3. If after the evidence in the opinion of a magistrate accused is a guilty,
in which he does not have the right to punish the accused with the maximum punishment prescribed. मतलब आप जज साहब हो, आपके सामने कोई ऐसा केस आ गया जब आप सब कुछ कर दिया आपने, एविडेंस एविडेंस लेने के बाद, अरे ये तो कोई और ही बनता है, तो आप क्या करोगे, उसको 325 में कमिट कर दोगे। किसको? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। कमिट का मतलब है बेचना। बीच सेक्शन प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी फॉर द गुड बिहेवियर ऑफ द हैबिचुअल हाउस ब्रेकर ऑफेंडर, ये आपका 110 में आता है। और statement recorded during the investigation under 161 criminal procedure code by the police कैन, ये देखिए अगेन आ गया क्वेश्चन, ओनली फॉर द कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस। भाई तूने तो ये बोला था, तू तो कुछ और ही बोल रहा है। पार्डन में बी टेंडर टू एन अकम्प्लिश अंडर सेक्शन 306 सीआरपीसी ओनली तब जब वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट रिलेटिंग टू द ऑफेंस करे, पूरी सच सच बताए। अच्छा, the person accused of an offense shall be competent defense witness, shall be competent defense witness आएगा आपका 315 315 में। 313 में तो उसकी पूछा जाता है, पर अपने लिए कुछ बोलना हो तो उसने 315 में होता है और competent witness माना जाता है। If the succeeding judicial magistrate is of opinion that the further examination of any of the, मतलब पहले कोई और जज था, फिर कोई और जज आया, तो अब उसको लगता है कि भाई नहीं, उसको जो है वो दोबारा से रीसमन करना चाहिए, दोबारा से विटनेस को बुलाना चाहिए, तो वो किस प्रोविजन में दे रखा है, वो 326 में। ठीक है। मिनिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर रिलीजिंग ऑन अ बेल बॉन्ड, अगर किसी को अंडर सेक्शन 436A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जब हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। If it is appealed to the magistrate that the offense complaint of is the tribal exclusively by the court of session, तो he under the section 20 CRP postponing the issue of process against the accused, वो क्या करेगा कि जो कंप्लेनेंट है उसको बोलेगा कि अपने जितने गवाह हैं उनको सारों को ला, और जो है ओथ पे क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। कब करेगा? जब उस मैजिस्ट्रेट को लगेगा, जब यू आर द जज एंड आपको लगेगा कि अरे भाई जो कंप्लेंट हुई है ये तो आपका सेशन ट्रायल है, तो इसलिए जा अपने सारे एविडेंस लेके आ, और उनकी सारे के सारे ओथ में एविडेंस दिला। प्ली बार्गेन इज एप्लीकेबल टू द ऑफेंस अदर देन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ अ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 years आएगा इसका। ठीक है। नाउ अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी द स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड इस, ये जो है देखिए ख्याल रखिए, विदाउट ओथ आपका एक 313 में है। ठीक है। और विदाउट ओथ ही आपकी स्टेटमेंट होती है कौन सी, 161 की। हु कैन इश्यू अ सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी, ये सिर्फ आपका सेशन करता है, और सॉरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट। इसका अर्थ देखिए, ये क्वेश्चन सो मेनी क्वेश्चन पेपर्स में अब पूछा जा चुका है। वेरियस स्टेट, कंकरेंट का मतलब ये होता है कि स्टेट भी जो है आपका उस पर लॉ बना सकती है, और सेंटर भी उस पर लॉ बना सकता है। The maximum amount which may be awarded as an interim compensation under section 143, ये जो है ये भी रिसेंट अमेंडमेंट हुई है आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, तो 20% से ज्यादा नहीं, 20% अमाउंट ऑफ चेक under section 97 of the negotiable instrument act, when the party to whom a notice of a dishonor is dispatched is dead, but the party dispatching the notice is ignorant of his death, then तो भी जो है वो नोटिस जो है सफिशिएंट है। सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट के बारे में बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजम्पशन इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 118 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 118 में इतनी सी बात बोली है कि वो कंसिडरेशन एज टू डेट और एज टू द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस
Uh, Next, an instrument act holder in a due course is defined in section 09. This is all about the MP paper, and these are the general knowledge part now. If you want की general knowledge के बारे में आप बताएं कुछ तो I will hire a good guy who has a good knowledge in general knowledge. Thank you. Please do like, share, subscribe because it is a quick pre-exam series of the various state.